हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि तेजी से फैल रहा कोरोना, 4 हफ्ते अहम। ये स्टेटमेंट आया है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और कल रिकॉर्ड 1.07 लाख केस आए हैं, यानी कि कोरोना पॉजिटिव लोग निकले हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और महामारी की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए आम लोगों की भागीदारी पर भी जोर दिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में हालात खराब हुए हैं। आबादी के एक बड़े हिस्से के इसकी चपेट में आने का खतरा है। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण के प्रसार को काबू में किया जा सकता है। महामारी को रोकने के लिए उससे बचाव के नियमों का पालन करना, कई क्षेत्रों की पहचान करना, जांच आदि को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिकित्सा ढांचे में सुधार के साथ टीकाकरण अभियान तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। पॉल ने कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और यह पिछली सरकार के मुकाबले ज़्यादा तेजी से पिछली जो बार था उससे कहीं ज़्यादा से फैल रही है। नेक्स्ट है, जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस रमन्ना वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का स्थान लेंगे, जो 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश के निवृत्त होने के बाद एन.वी. रमन्ना अगले न्यायाधीश बनेंगे और ये 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की भारत के प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की है। परंपरा के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने जस्टिस रमन्ना को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की संस्तुति सरकार को भेजी थी। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि मिसाइलें भी बनाएंगी घरेलू निजी कंपनियां। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणाली को विकसित करने के साथ ही इसका उत्पादन करने की अनुमति भी दे दी है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम के तहत निजी क्षेत्र को मिसाइल सिस्टम विकसित करने और फिर उसका उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रारंभिक कार्यक्रम के तहत जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित किया जाना शामिल है। डीआरडीओ के इस फैसले को निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हाथों हाथ लिया है। डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट है कि क्वाड पर रूस की चिंता दूर करने की कोशिश। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने क्वाड संगठन बनाने को लेकर रूस की तरफ से बार बार चिंता जताए जाने के बाद मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में स्थिति को स्पष्ट किया। दूसरी तरफ लावरोव ने भारत को यह आश्वस्त किया कि रूस और चीन के बीच किसी तरह का सैन्य गठबंधन नहीं हुआ है और इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। 2 दिन की भारत यात्रा पर आए लावरोव की विदेश मंत्री जयशंकर के साथ करीब 2.5 घंटे बैठक चली और इसमें जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली शिखर बैठक के एजेंडे को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। जयशंकर से मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद लावरोव पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। यह पहली बार है कि रूस का कोई विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान की यात्रा एक साथ कर रहा है, लेकिन लावरोव की इस यात्रा से जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं जो भारत व रूस के मौजूदा रिश्तों के बारे में कुछ बयां कर रहे हैं। इसमें एक है कि लावरोव की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का न होना। संभवतः यह पहला मौका है जब भारत के दौरे पर आए रूस के किसी विदेश मंत्री की भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। दुनिया भर में सबसे तेज रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। पिछले साल कोरोना की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई भारतीय इकोनॉमी एक बार फिर दम भरने को तैयार है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में भारतीय इकोनॉमी में 12.5% की विकास दर हासिल करने की संभावना है। इस हिसाब से यह दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी होगी। IMF ने भी यह भी स्वीकार किया है कि अगले कैलेंडर वर्ष यानी 2022 में विकास दर गिरकर 6.9 पर आ जाएगी। तब भी भारतीय इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार वाली बनी रहेगी। मंगलवार को IMF ने वैश्विक इकोनॉमी की दशा व दिशा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें उसने यह भी कहा है कि कोरोना की वजह से दुनिया में अमीर और गरीब के बीच फासला और तेजी से बढ़ेगा। ऐसी ही बात विश्व बैंक ने भी पहले कही है। रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल यानी वर्ष 2020 में सिर्फ चीन ही एकमात्र देश ऐसा रहा जिसकी आर्थिक विकास दर 2.3% के साथ सकारात्मक रही। रिपोर्ट ने इस वर्ष चीन की विकास दर 8.4% और अगले वर्ष 5.6% रहने की बात कही है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने एक ब्लॉग में कहा कि बीते वर्ष के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास की दर 3.3% नकारात्मक रही है, यानी गिरावट हुई है। इस वर्ष वैश्विक विकास दर 6% रहने का अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट है शीर्ष पदों का विभाजन 1 वर्ष के भीतर करे सूचीबद्ध कंपनियां। यह स्टेटमेंट दिया है सेबी ने। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से कहा है कि वे अप्रैल 2022 की निर्धारित समय सीमा से पहले अपने अपने चेयरमैन और MD की भूमिका अलग करने का काम पूरा कर लें। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके इस निर्देश का मकसद कंपनियों के प्रमोटर्स की स्थिति को कमजोर करना नहीं है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने मंगलवार को कहा कि इस नई व्यवस्था से सूचीबद्ध कंपनियों को अपने संचालन ढांचे में सुधार लाने में मदद मिलेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषय पर उद्योग संगठन CII द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कहा गया कि इससे किसी एक व्यक्ति के अधिकारों के मामले में निरंकुश होने से रोकने में मदद मिलेगी। ये नियम सेबी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नियुक्त कोटक समिति की सिफारिशों का हिस्सा है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है फांसीवादी मानसिकता वाले बुद्धिजीवी, और ये आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। हिंसा को केवल झूठ के द्वारा ही छिपाया जा सकता है और झूठ को केवल हिंसा द्वारा कायम रखा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर सोल्जिनित्सन ने यह प्रसिद्ध उक्ति यूं तो सोवियत संघ की अत्याचारी कम्युनिस्ट सरकार के संबंध में कही थी, परंतु यह किसी भी काल और समाज में पनपी तानाशाही प्रवृत्ति का लक्षण है। 1 माह पूर्व तृणमूल कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से पीटी गई 82 वर्षीय शोभा मजूमदार का पिछले दिनों बंगाल के उत्तरी 24 परगना में निधन हो गया। अपने पुत्र के साथ शोभा जी को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि पुत्र गोपाल ने चुनाव में भाजपा के समर्थन का फैसला किया था। इस हमले का शोभा जी द्वारा मार्मिक विवरण उस राष्ट्रीय चेतना के लिए चुनौती है जो भारत के सफल लोकतंत्र होने का गुमान रखती है। शोभा जी की मृत्यु से एक दिन पहले ही एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में चोटिल बच्ची कह रही थी कि तृणमूल वालों ने उसे तब मारा जब वह पिता को बचाने के लिए आगे आई। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी हिंसा शर्मनाक अध्याय के रूप में याद रखी जाएगी, परंतु तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा विरोधी भाजपा समर्थकों के साथ मारपीट और लगातार हत्याएं जितनी उद्वेगकारी हैं उतनी ही हैरान करने वाली भी है। राज सत्ता द्वारा पोषित भारत का वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग, जो बुद्धिजीवी कम और अभिजात्य ज्यादा है, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से क्रोध, घृणा और क्षोभ में डूबा हुआ है। अपनी आयातित विचारधारा को भारत पर थोपने को आतुर यह वर्ग भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुनरुत्थान से तिलमिलाया हुआ है। स्वयं असहिष्णुता का पर्याय यह वर्ग बंगाल समेत देश भर में सत्ताधारी भाजपा और उसके समर्थकों पर हो रही हिंसा का मौन समर्थक है। राज सत्ता द्वारा शासकीय तंत्र का विरोधियों एवं आम नागरिकों के दमन के लिए प्रयोग फांसीवाद का मूल सिद्धांत है। भारतीय छद्म बुद्धिजीवी इसी राज्य प्रयोजित तानाशाही को छोड़कर काल्पनिक क्रियाओं या यकायक हुए अपराधों में शब्द भंडारण द्वारा कृत्रिम फांसीवाद का निर्माण करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज का फांसीवाद वह है जो दूसरों को फांसीवादी कह रहा है। वह भले बुद्धिजीवी का चोला ओढ़ ले,
पर सैकड़ों मासूमों के खून की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उसके सिर पर भी है। नेक्स्ट है माफिया सरगना पर मेहरबानी, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। हालांकि ये आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर भी इसे देख लेते हैं कि आखिरकार कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है, लेकिन इस पर चर्चा से पहले लंदन से आई एक खबर का संज्ञान लें। 27 मार्च की इस खबर के अनुसार दाऊद इब्राहिम के गुर्गे जाबिर मोतीवाला को ब्रिटेन में अमेरिका प्रत्यर्पित होने से रोकने के लिए पाकिस्तान एड़ी चोटी पर जोर लगाए हुए है। मोतीवाला फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। वहां की एक अदालत उसे अमेरिका को सौंपने के आदेश पारित कर चुकी है। इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। मोतीवाला पर काले धन को सफेद करने और दाऊद के ड्रग्स कारोबार को चलाने का आरोप है। पंजाब में मुख्तार का शुभ चिंतक कौन कौन है, लेकिन यह सबको मालूम है और सबको खबर है कि उसे उत्तर प्रदेश स्थानांतरित न करने देने के लिए पंजाब सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हुए हैं। दुष्यंत देव नाम है इनका। सुप्रीम कोर्ट में खुद मुख्तार ने वकील मुकुल रोहतगी को खड़ा किया है। मतलब जो मुख्तार चाह रहा था वही पंजाब सरकार भी चाह रही थी। शायद इसी जुगलबंदी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार बेशर्मी के साथ एक गैंगस्टर को बचा रही है। वाकई इसे बेशर्मी के अलावा और क्या कहा जा सकता है, लेकिन आखिर यह बेशर्मी क्यों दिखाई जा रही है? वास्तव में यही एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कोरोना और कर्फ्यू। एक के बाद एक राज्य कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह रात्रि कर्फ्यू का सहारा ले रहे हैं, उसे तो यही लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करने की जरूरत है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी रात में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हैरानी नहीं है कि जल्द ही कुछ और राज्य इसी रास्ते पर चलते नजर आएंगे। कुछ राज्य सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने जैसे कदम भी उठा रहे हैं। इसमें संदेह है कि ऐसे कदमों से हालात सुधरने में मदद मिलेगी। उल्टे ऐसे कदम समस्याएं बढ़ाने का काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कामगार एक बार फिर इस आशंका से घिर गए हैं कि कहीं उन्हें दोबारा अपने घरों को तो नहीं लौटना पड़ेगा। इस तरह की आशंकाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए और रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन जैसे कदमों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि रात में कोरोना संक्रमण ज़्यादा तेजी से फैलता है? यदि नहीं तो फिर रात में कर्फ्यू का मतलब क्या बनता है? नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 75 खेलो इंडिया केंद्र। राज्य सरकार से मिले प्रस्ताव के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 75 खेलो इंडिया केंद्र खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है। इन सभी केंद्रों को एक एक विशेष खेल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। खेल के उपकरणों की खरीद, खेल किट और इसी तरह प्रत्येक को 5 लाख रुपए का प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा। 4 साल के लिए प्रत्येक केंद्र को वार्षिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। 4 साल के अनुदान को पिछले चैंपियन एथलीट के पारिश्रमिक उपकरणों की खरीद, खेल किट, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जैसी परिस्थितियों में बढ़ावा देने के लिए दिया जा सकता है। तो ये आज का यानी 7 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।